हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। हो अगर कहीं आग तो वो आग जलनी चाहिए। बस्तर कोई साधारण रियासत नहीं थी। यहाँ राजा सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि परंपरा का संरक्षक होते थे। बस्तर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव। वे अंग्रेजों और बाद की सरकारों के सामने भी आदिवासियों के हक की बात करते रहते थे। जल, जंगल और जमीन, इन तीन शब्दों के लिए उन्होंने सत्ता से टकराव मोल ले लिया। बस्तर की स्थानीय आदिवासी जनता के लिए महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि उनके अस्तित्व और पहचान का हिस्सा थे। उनकी मृत्यु के बाद आदिवासियों की राय और उनके प्रति जो भावनाएं थी, वे आज भी बस्तर की संस्कृति में गहराई से रची बसी हैं। एक राजा नहीं, देवता की हत्या। आदिवासी जनता की नजर में प्रवीर चंद्र भंजदेव मां दंतेश्वरी के साक्षात स्वरूप और उनके प्रतिनिधि थे। जब राजमहल में गोलियां चली, तो आदिवासियों ने इसे एक राजा की मृत्यु नहीं, बल्कि अपने देवता की हत्या माना। आज भी बस्तर के कई गांवों में उन्हें एक लोक देवता गॉड के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अंतिम तक देखें और जानें महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव जी की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली, विवादित और पूजनीय व्यक्तित्व रहे हैं। उन्हें आज भी बस्तर के आदिवासी समाज में एक देवता की तरह याद किया जाता है। यहाँ उनके जीवन और विरासत से जुड़ी कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। एक परिचय और राज्याभिषेक। जन्म 25 जून 1929 को हुआ था। वंश, वे बस्तर के काकतीय वंश के 20वें राजा थे। राज्याभिषेक 1936 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन वयस्क होने पर 1947 में उन्होंने पूर्ण अधिकार संभाले। 2 आदिवासियों के मसीहा। प्रवीर चंद्र भंजदेव केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे बस्तर के आदिवासियों के पारंपरिक संरक्षक और मां दंतेश्वरी के मुख्य पुजारी भी थे। वे आदिवासियों के अधिकारों के लिए मुखर होकर लड़ते थे। उन्होंने तत्कालीन सरकार की उन नीतियों का विरोध किया जिन्हें वे आदिवासी संस्कृति और स्वायत्तता के खिलाफ मानते थे। उनके इसी जुड़ाव के कारण आदिवासी उन्हें अपना भगवान मानते थे। 3 राजनीतिक संघर्ष और विवाद। भारत की आजादी और रियासतों के विलय के बाद उनके और तत्कालीन कांग्रेस सरकार, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। रियासत का विलय, उन्होंने 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में वे आदिवासियों के हितों को लेकर सरकार से टकराते रहे। मानसिक स्थिति पर सवाल। सरकार ने एक समय उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया था और उनकी संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत ले लिया था, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। 25 मार्च 1966 का नरसंहार, यह उनके जीवन का सबसे दुखद और अंतिम अध्याय था। जगदलपुर के राजमहल पैलेस में हजारों आदिवासी अपनी मांगों को लेकर जमा थे। तनाव बढ़ते ही पुलिस ने पैलेस पर गोलियां चलाई। इस घटना में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की मृत्यु हो गई। उनके शरीर पर गोलियों के कई निशान पाए गए थे। यह घटना आज भी बस्तर के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 5 साहित्यिक योगदान। महाराजा एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा आए प्रवीर द आदिवासी गॉड लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों और विचारों को व्यक्त किया है। महत्वपूर्ण तथ्य।
आज भी बस्तर के दशहरा उत्सव में उनकी परंपराओं का पालन किया जाता है और लोग उनकी तस्वीर को सम्मान के साथ अपने घरों में रखते हैं। तो दोस्तों, महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के संघर्षों का समर्थन करते हैं तो कृपया इनबॉक्स में लिखें और लाइक कर दें। बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर के इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली, विवादित और पूजनीय व्यक्तित्व रहे हैं। उन्हें आज भी बस्तर के आदिवासी समाज में एक देवता की तरह याद किया जाता है। यहाँ उनके जीवन और विरासत से जुड़ी कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। 1. परिचय और राज्याभिषेक। जन्म 25 जून 1929 को हुआ था। वंश, वे बस्तर के काकतीय वंश के 20वें राजा थे। राज्याभिषेक 1936 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन वयस्क होने पर 1947 में उन्होंने पूर्ण अधिकार संभाले। 2. आदिवासियों के मसीहा। प्रवीर चंद्र भंजदेव केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे बस्तर के आदिवासियों के पारंपरिक संरक्षक और मां दंतेश्वरी के मुख्य पुजारी भी थे। वे आदिवासियों के अधिकारों के लिए मुखर होकर लड़ते थे। उन्होंने तत्कालीन सरकार की उन नीतियों का विरोध किया जिन्हें वे आदिवासी संस्कृति और स्वायत्तता के खिलाफ मानते थे। उनके इसी जुड़ाव के कारण आदिवासी उन्हें अपना भगवान मानते थे। 3. राजनीतिक संघर्ष और विवाद। भारत की आजादी और रियासतों के विलय के बाद उनके और तत्कालीन कांग्रेस सरकार, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। रियासत का विलय उन्होंने 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में वे आदिवासियों के हितों को लेकर सरकार से टकराते रहे। मानसिक स्थिति पर सवाल। सरकार ने एक समय उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया था और उनकी संपत्ति को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत ले लिया था, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। 4. 25 मार्च 1966 का नरसंहार। यह उनके जीवन का सबसे दुखद और अंतिम अध्याय था। जगदलपुर के राजमहल पैलेस में हजारों आदिवासी अपनी मांगों को लेकर जमा थे। तनाव बढ़ते ही पुलिस ने पैलेस पर गोलियां चलाईं। इस घटना में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की मृत्यु हो गई। उनके शरीर पर गोलियों के कई निशान पाए गए थे। यह घटना आज भी बस्तर के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 5. साहित्यिक योगदान। महाराजा एक कुशल लेखक भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा आई प्रवीर द आदिवासी गॉड लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्षों और विचारों को व्यक्त किया है। महत्वपूर्ण तथ्य। आज भी बस्तर के दशहरा उत्सव में उनकी परंपराओं का पालन किया जाता है और लोग उनकी तस्वीर को सम्मान के साथ अपने घरों में रखते हैं। तो दोस्तों, महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव जी के संघर्षों का समर्थन करते हैं तो कृपया इनबॉक्स में लिखें और लाइक कर दें और यह जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की मृत्यु 25 मार्च 1966 को जगदलपुर राजमहल में हुई पुलिस फायरिंग के दौरान हुई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड और जांच रिपोर्टों के अनुसार किसी एक विशेष पुलिस अधिकारी का नाम सार्वजनिक रूप से गोली मारने वाले के तौर पर कभी सिद्धिया घोषित नहीं किया गया। हालांकि इस घटना और उसके उत्तरदायी अधिकारियों से जुड़ी मुख्य जानकारी निम्नलिखित है। 1. पुलिस कार्रवाई का नेतृत्व। उस समय बस्तर के जिला मजिस्ट्रेट डीएम मोहम्मद अकबर और पुलिस अधीक्षक एसपी स्तर के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस की ओर से यह तर्क दिया गया था कि आदिवासियों की भीड़ उग्र हो गई थी और आत्मरक्षा में गोलियां चलानी पड़ी। 2. जांच आयोग पांडे आयोग। घटना की जांच के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पीवी
दीक्षित और बाद में न्यायमूर्ति पांडे की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई को परिस्थितियों के अनुसार बताया गया था, लेकिन आदिवासियों और महाराजा के समर्थकों ने इसे हमेशा एक नियोजित हत्याकांड माना। रिपोर्ट में किसी एक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से महाराजा की हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया, बल्कि इसे भीड़ को नियंत्रित करने की एक सामूहिक पुलिस कार्रवाई बताया गया। 3. घटना की गंभीरता। महाराजा के शरीर पर 13 से अधिक गोलियों के निशान पाए गए थे, जो यह संकेत देते थे कि उन पर बहुत करीब से और सीधे निशाना साधकर गोलियां चलाई गई थी। राजमहल के भीतर कुल 61 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें महाराजा के साथ कई आदिवासी भी शहीद हुए थे। 4. राजनीतिक माहौल। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र डीपी मिश्रा थे। महाराजा और मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक मतभेद काफी गहरे थे, जिसकी वजह से बस्तर के लोग आज भी इस घटना को सरकार द्वारा प्रायोजित साजिश मानते हैं। निष्कर्ष। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि उनकी मृत्यु पुलिस की गोली से हुई, लेकिन वह गोली किस अधिकारी की बंदूक से निकली, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति पर कभी आपराधिक मुकदमा चलाकर उसे दोषी नहीं ठहराया गया। तो दोस्तों, मैं आप सभी का आभारी हूँ, क्योंकि आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। वैसे आपकी मर्जी है, मैंने तो अपना काम कर दिया, आगे आप सबकी मर्जी है। महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव और तत्कालीन सरकार के बीच का राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता का नहीं, बल्कि विचारधारा और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का संघर्ष था। यहाँ उनके राजनीतिक संघर्ष और 1966 के विद्रोह के प्रमुख कारण विस्तार से दिए गए हैं। 1. रियासत के विलय के बाद का असंतोष। 1948 में बस्तर रियासत का भारत संघ में विलय तो हो गया, लेकिन महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि बस्तर के आदिवासियों की स्वायत्तता और उनके पारंपरिक अधिकार, जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रहें। उन्हें लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासियों का शोषण कर रही है। 2. कोर्ट ऑफ वार्ड्स और अपमान। सरकार ने महाराजा को अस्थिर घोषित कर उनकी निजी संपत्ति और रियासत के प्रबंधन को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन ले लिया था। इससे महाराजा बेहद क्षुब्ध थे। उन्होंने इसे न केवल अपना बल्कि पूरे बस्तर की जनता का अपमान माना। उन्होंने अपनी संपत्ति की वापसी के लिए कानूनी और राजनीतिक लड़ाई शुरू की। 3. लेवी प्रथा, अनाज वसूली का विरोध। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश सरकार ने लेवी की शुरुआत की थी, जिसके तहत किसानों को अपने अनाज का एक हिस्सा अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता था। उस समय बस्तर में अकाल जैसी स्थिति थी। महाराजा ने आदिवासियों से कहा कि वे सरकार को अनाज न दें। यह सीधे तौर पर सरकार को चुनौती थी। 4. आदिवासियों का मसीहा बनना। आदिवासी उन्हें भगवान मानते थे। जब महाराजा ने सरकारी नीतियों का विरोध किया, तो हजारों आदिवासी उनके समर्थन में खड़े हो गए। सरकार को डर था कि महाराजा के नेतृत्व में बस्तर भारत से अलग होने की मांग कर सकता है। हालांकि महाराजा ने हमेशा आदिवासियों के अधिकारों की बात की। 5. 25 मार्च 1966 की घटना, लोहंडीगुड़ा विद्रोह की पृष्ठभूमि। संघर्ष उस समय चरम पर पहुंच गया जब आदिवासियों ने अनाज लेवी और अपने राजा के अधिकारों के लिए आंदोलन तेज कर दिया। मार्च 1966 में हजारों आदिवासी जगदलपुर के राजमहल में एकत्रित हुए थे। माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी। अंततः आत्मरक्षा और भीड़ नियंत्रण
के नाम पर पुलिस ने राजमहल के भीतर ही अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें महाराजा शहीद हो गए। 6 राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता। उस दौर में महाराजा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि वे राजनीति में एक बड़ी ताकत बन गए थे। 1957 के चुनावों में उनके समर्थन से कई निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्र और महाराजा के बीच के कटु संबंध भी इस पूरे संघर्ष की एक बड़ी वजह माने जाते हैं। उनकी पुस्तक का महत्व। उनकी आत्मकथा आए प्रवीर द आदिवासी गॉड में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि कैसे सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी और कैसे वे केवल आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। निष्कर्ष, प्रवीर चंद्र भंज देव का संघर्ष एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने आधुनिक लोकतंत्र में अपने लोगों की प्राचीन परंपराओं और अधिकारों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आज भी बस्तर में उन्हें एक शहीद और लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का अन्याय तब भी बस्तर में हो रहा था और अब भी हो रहा है। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब काले अंग्रेजों के गुलाम है। गुंडाधुर धुरवा जी से लेकर आज तक जल जंगल जमीन की लड़ाई में लाखों आदिवासी मारे जा रहे हैं, मगर दुनिया चुप्पी साध रखी है। बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव की मृत्यु की जांच के लिए गठित पांडे आयोग, पांडे कमीशन की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और उससे जुड़े विवाद इस प्रकार हैं। 1 आयोग का गठन। 25 मार्च 1966 के नरसंहार के बाद चौतरफा दबाव के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित और बाद में न्यायमूर्ति पांडे की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियां जायज थी। 2 आयोग के मुख्य निष्कर्ष, पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट। पुलिस का बचाव। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई को काफी हद तक न्यायोचित ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि पैलेस के अंदर मौजूद भीड़ उग्र हो गई थी और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। हथियारों का जिक्र। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि आदिवासियों के पास पारंपरिक हथियार तीरकमान, कुल्हाड़ी थे और उन्होंने पुलिस पर हमला किया था, जिससे स्थिति अनियंत्रित हो गई। महाराजा की भूमिका। आयोग ने महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव के व्यवहार को उत्तेजक माना और संकेत दिया कि उनकी गतिविधियों के कारण ही ऐसी स्थिति निर्मित हुई। 3 रिपोर्ट पर उठे सवाल और विवाद। आयोग की इस रिपोर्ट को बस्तर की जनता और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे निम्नलिखित तर्क दिए गए। गोलियों की संख्या। महाराजा के शरीर पर 13 गोलियां लगी थी। आलोचकों का तर्क था कि यदि पुलिस केवल भीड़ को तितर-बितर करना चाहती थी, तो एक निहत्थे व्यक्ति या केवल तीरकमान वाले समर्थकों के बीच मौजूद राजा को इतनी सारी गोलियां मारने की क्या जरूरत थी। दूरी का सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घावों के निशान यह बताते थे कि गोलियां बहुत पास से पॉइंट ब्लैंक रेंज मारी गई थी, जो भीड़ नियंत्रण की थ्योरी पर सवाल उठाता है। एक तरफा जांच का आरोप। यह आरोप लगाया गया कि आयोग ने केवल सरकारी अधिकारियों और पुलिस के बयानों को आधार बनाया और महल के भीतर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी आदिवासियों के पक्ष को नजरअंदाज कर दिया। 4 ऐतिहासिक प्रभाव। पांडे आयोग की रिपोर्ट ने महाराजा की मृत्यु को एक कानूनी दुर्घटना का रूप दे दिया, लेकिन बस्तर के जनमानस में यह एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में ही अंकित रही। इस रिपोर्ट के आने के बाद भी आदिवासियों के बीच महाराजा के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि वे एक अमर शहीद बन गए। आज भी बस्तर के लोग 25 मार्च को एक शोक दिवस के रूप में याद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब सोचने वाली बात है, महल के अंदर महाराज प्रवीर चंद्र जी क्या विरोध करेंगे?
जबकि पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। क्यों भाई, गिरफ्तार कर सकते थे तो गोली क्यों मारी, वो भी 13 गोली। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि एक डीएम को छोड़ सभी ब्राह्मण लोग थे जो कि आर्य वंशज से थे। अब रही सवाल डीएम साहब की, तो वह भी आर्य वंशज से रहे होंगे, जो बाद उनके पूर्वज धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए होंगे। उस समय कांग्रेस का शासन हुआ करता था। उस समय के मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री डी.पी. मिश्र हुआ करते थे, इनके और महाराज जी के संबंध कैसे थे, ये तो जग जाहिर है। जो एक ब्राह्मण जाति से थे, मरवाने वाला भी, जांच करने वाला भी ब्राह्मण, तो फिर न्याय कहां से मिलेगा? कोई मिश्र, कोई पांडे, ये कब दलित आदिवासियों को न्याय दिया कि अब देंगे? यही एक कारण था नक्सलवाद का उदय होना। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में कहीं भी आदिवासियों का दर्द दिखता हो तो कृपया इनबॉक्स में लिखे। जल जंगल जमीन कारपोरेट जगत से बचाना चाहते हैं तो इनबॉक्स में जल जंगल जमीन हमारा है लिखे, और वीडियो का समर्थन करते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आपकी मर्जी है। बस्तर की स्थानीय आदिवासी जनता के लिए महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि उनके अस्तित्व और पहचान का हिस्सा थे। उनकी मृत्यु के बाद आदिवासियों की राय और उनके प्रति जो भावनाएं थीं, वे आज भी बस्तर की संस्कृति में गहराई से रची सी हैं। एक राजा नहीं, देवता की हत्या। आदिवासी जनता की नजर में प्रवीर चंद्र भंजदेव मां दंतेश्वरी के साक्षात स्वरूप और उनके प्रतिनिधि थे। जब राजमहल में गोलियां चलीं, तो आदिवासियों ने इसे एक राजा की मृत्यु नहीं, बल्कि अपने देवता की हत्या माना। आज भी बस्तर के कई गांवों में उन्हें एक लोक देवता, गॉड के रूप में पूजा जाता है। 2. विश्वासघात की भावना। स्थानीय जनता का मानना था कि सरकार और पुलिस ने महाराजा के साथ विश्वासघात किया है। आदिवासियों की राय में महाराजा निहत्थे थे और वे केवल अपने लोगों के लिए अनाज और अधिकारों की मांग कर रहे थे। उन्हें महल के भीतर बुलाकर गोली मारना आदिवासियों के लिए एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। 3. अमर राजा की मान्यता। महाराजा की मृत्यु के बाद बस्तर में लंबे समय तक यह किंवदंती, लेजेंड फैली रही कि राजा मरे नहीं हैं, वे लौटकर आएंगे। कई वर्षों तक आदिवासी यह विश्वास करते थे कि वे जंगलों में कहीं सुरक्षित हैं और एक दिन अपने लोगों को शोषण से मुक्त कराने वापस आएंगे। यह उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। 4. दशहरे की परंपरा और सम्मान। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में राजा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनकी मृत्यु के बाद भी स्थानीय जनता ने यह सुनिश्चित किया कि राज परिवार की परंपराएं और सम्मान बना रहे। आज भी दशहरे के दौरान आदिवासी समाज जिस सम्मान के साथ राज परिवार के सामने झुकता है, वह प्रवीर चंद्र भंजदेव के प्रति उनकी उसी पुरानी निष्ठा का हिस्सा है। 5. गीतों और कथाओं में जीवंत। बस्तर के स्थानीय लोकगीतों जैसे हल्बी और भतरी गीतों में महाराजा के संघर्ष और उनकी शहादत का वर्णन मिलता है। इन गीतों में उन्हें एक ऐसे रक्षक के रूप में दिखाया गया है जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाईं। 6. राजनीतिक अलगा। इस घटना के बाद आदिवासियों का तत्कालीन व्यवस्था और मुख्यधारा की राजनीति से मोहभंग हो गया। वे सरकार को एक बाहरी ताकत, धाकड़ के रूप में देखने लगे जो उनकी संस्कृति और उनके राजा को नष्ट करना चाहती थी। संक्षेप में, स्थानीय आदिवासियों की राय में प्रवीर चंद्र भंजदेव एक शहीद, मार्टर थे। उनके लिए 25 मार्च 1966 की घटना कोई पुलिस मुठभेड़ नहीं, बल्कि उनके धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान पर किया गया हमला था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में
संघर्ष और धूर्तता की कीमत महाराज प्रवीर चंद्र जी अपनी जान की आहुति दे दी। दोस्तों, आज भी आदिवासी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय कांग्रेस सरकार थी, तब भी आदिवासियों पर अत्याचार हुआ और अब भाजपा सरकार भी आदिवासियों पर अत्याचार जारी है। उस वक्त भी पुलिस आदिवासियों को गोली मार रही थी, आज भी गोली मार रही है। दोनों ही पूंजीवाद के हितैषी है। इन दोनों से सावधान। सबके पीछे लालच, खनिज संपदा और जल जंगल जमीन को आदिवासियों से कैसे लूटा जाए। तो दोस्तों, अगर आप आदिवासियों की दर्द समझ सकते हैं तो अपनी राय इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस दोस्तों, आज आप सबका साथ यहीं तक रहा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्रांतिकारी वीडियो के साथ। आपका साथी ज्वाला सिंह, चांपा, छत्तीसगढ़। जय जोहार साथियों। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है। सूरत बदलनी चाहिए हो, अगर कहीं आग तो वो आग जलनी चाहिए।